हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, इस चैप्टर के कुछ पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारा टॉपिक है आपातकाल के संदर्भ में विवाद, यानी कि आपातकाल जो लगा उसके विवाद क्या हुए, आपातकाल क्यों लगा, क्या वो ज़रूरी था, इन सब चीज़ों का हम आज के टॉपिक में अध्ययन करेंगे। क्या आपातकाल ज़रूरी था? आपातकाल की घोषणा के कारण उल्लेख करते हुए संविधान में बड़े सादे ढंग से अंदरूनी गड़बड़ी जैसे शब्द का व्यवहार किया गया है। इसका मतलब यह है कि आपातकाल का जो संविधान में दे रखा है कि आपातकाल कब लगेगा, तो उसमें बड़े सादे ढंग से ये कह दिया कि जब भी देश में अंदरूनी गड़बड़ हो तो आपातकाल लगा सकती है केंद्रीय सरकार। परंतु 1975 से पहले कभी भी अंदरूनी गड़बड़ी को आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। हम पढ़ चुके हैं कि देश के कई हिस्सों में विरोध आंदोलन चल रहे थे। जब आपातकाल लगा उस टाइम, उससे पहले देश के कई हिस्सों में विरोध आंदोलन चल रहे थे सरकार के विरुद्ध। क्या इसे आपातकाल लागू करने का पर्याप्त कारण माना जा सकता है? सरकार का तर्क था कि भारत में लोकतंत्र है और इसके अनुकूल विपक्षी दलों को चाहिए कि वे निर्वाचित शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दें। बच्चों, सरकार का ऐसा मानना था कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र होने के कारण जो विपक्षी दल हैं उन्हें सरकार निर्वाचित दल जो है उसे शासन चलाने दें। सरकार का मानना था कि बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। यह भी सरकार का मानना था। इंदिरा गांधी के समर्थक यह भी मानते थे कि लोकतंत्र में सरकार पर निशाना साधना के लिए लगातार गैर संसदीय राजनीति का सहारा नहीं लिया जा सकता। इंदिरा गांधी के जो समर्थक थे उनका यह भी मानना था कि अगर लोकतंत्र है और आप सरकार पर निशाना साध रहे हो, सरकार के कामों की आलोचना कर रहे हो, तो उसमें गैर राजनीति का सहारा नहीं लिया जा सकता, बल्कि संसद में आप उनके खिलाफ करें। इससे अस्थिरता भी पैदा होती है। अगर आप गैर राजनीति का सहारा ले रहे हैं तो इससे अस्थिरता पैदा होती है और प्रशासन का जो ध्यान है वह विकास के कामों से भंग हो जाता है। सारी ताकत कानून व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती है। इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को चिट्ठी में लिखा, जो शाह आयोग गठित किया गया था उसको इंदिरा गांधी ने चिट्ठी में लिखा कि विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़ंगे डाल रही थी और मुझे गैर संवैधानिक साधनों के बूते सत्ता से बेदखल करना चाहते थे। मतलब कि इंदिरा गांधी ने चिट्ठी में ये लिखा कि जो गैर सरकारी विनाशकारी ताकतें हैं वह सरकार के जो कार्यक्रम है प्रगतिशील उनमें अड़ंगे डाल रही थी और मुझे, यानी इंदिरा गांधी उस टाइम में प्रधानमंत्री थे और उन्हें हटाने के लिए, प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए गैर संवैधानिक साधनों का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ अन्य दलों मसलन सीपीआई, इसने आपातकाल के दौरान कांग्रेस को समर्थन देना जारी रखा था, का विश्वास था कि भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है। बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाता है किस पार्टी ने आपातकाल के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था सरकार का, तो वह है सीपीआई पार्टी। इस पार्टी का ऐसा मानना था कि भारत की जो एकता है इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। सीपीआई का मानना था कि ऐसी सूरत में विरोध पर एक हद तक प्रतिबंध लगाना उचित है। सीपीआई का मानना था कि जेपी ने जिस आंदोलन की अगुवाई की वह मुख्यतः मध्य वर्ग का आंदोलन था और यह मध्य वर्ग कांग्रेस की परिवर्तनकामी नीतियों के विरोध में था। दूसरी तरफ आपातकाल के आलोचकों का तर्क था कि आज़ादी के दौरान आंदोलन से लेकर लगातार भारत में जन आंदोलन का सिलसिला रहा है। अब इसमें हम आपातकाल के जो लगाया उसके जो आलोचक हैं उनके बारे में, उनके तर्कों का अध्ययन कर रहे हैं कि उनका ऐसा मानना था कि आज़ादी से लेकर ही आंदोलन लोगों का भारत में जन आंदोलन का सिलसिला रहा है। जेपी सहित विपक्ष के अन्य नेताओं का ख्याल था कि लोकतंत्र में लोगों को सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए।
लोकतंत्र में लोगों को सार्वजनिक तौर पर सरकार का विरोध करने का अधिकार होना चाहिए, ऐसे भी विपक्षी नेता मानते थे। बिहार और गुजरात में चले विरोध आंदोलन ज़्यादातर समय अहिंसक और शांतिपूर्ण रहे। जो बिहार और गुजरात में आंदोलन चले थे वे भी ज़्यादातर समय तक शांतिपूर्ण और अहिंसक रहे। जिन लोगों को आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया था उन पर कभी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का मुकदमा नहीं चला। देश के अंदरूनी मामलों की देखरेख का जो जिम्मा होता है वह गृह मंत्रालय का होता है। गृह मंत्रालय ने भी कानून व्यवस्था की बाबत कोई चिंता नहीं जताई थी। इस प्रकार इन आलोचकों का तर्क था कि आपातकाल जो लगाया गया वह उचित नहीं था। अब हम पढ़ेंगे शाह जांच आयोग। यह आयोग क्या था, कब गठित किया गया, किस लिए गठित किया गया, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। 1977 की मई में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। अब हमें पता चल गया कि 1977 के मई महीने में जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी, तो उस पार्टी की जनता पार्टी की सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे श्री जे.सी. शाह, इनका नाम आपको याद करना है, जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिस आयोग का नाम था शाह जांच आयोग। इनके नाम से इस आयोग का नाम पड़ा। इनका नाम क्या था, जे.सी. शाह। तो शाह यहाँ आ गया और जांच आयोग। इस आयोग का गठन 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग, अत्याचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जांच करने के लिए किया गया था। शाह जांच आयोग का जो गठन है वह आपातकाल के दौरान जो अत्याचार, दुरुपयोग किया गया सत्ता का, उन सब की जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। आयोग ने विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जांच की और हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों में इंदिरा गांधी भी शामिल थी। वे आयोग के सामने उपस्थित हुई, लेकिन उन्होंने आयोग के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपातकाल के सबक। मतलब कि आपातकाल जो लगा उससे हमें क्या सबक मिले, उनका अध्ययन करेंगे। आपातकाल से एक बारगी भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई। मतलब आपातकाल से लगने के बाद भारतीय लोकतंत्र की ताकत और जो कमजोरियां हैं वे उजागर हो गईं। हालांकि बहुत से पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब आपातकाल लगा तो उस टाइम में भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया। लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि थोड़े ही दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक डर्रे पर लौट आया। मतलब आपातकाल 25 जून 1975 को लगा और उसके बाद ही कुछ 1-1.5 साल बाद ही आपातकाल जो है वह हटा दिया गया और वापस कामकाज लोकतांत्रिक तरीके से शुरू हो चुका था। इस तरह आपातकाल का एक सबक तो यही है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। तो बच्चों एक टॉप पॉइंट तो ये बन जाएगा कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। क्यों? इसमें हम ये सब लिख देंगे कि आपातकाल जब भारत में लगा, कुछ लोग ऐसा मानते थे पर्यवेक्षक कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया, और लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर भारत का कामकाज फिर से लोकतांत्रिक हो गया, डर्रे पर लौटाया। तो ये सब इस टॉपिक में पॉइंट में हम लिख देंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हम ऐसे लिखेंगे कि आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए, जिन्हें बाद में सुधार लिया गया। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में दे। मतलब कि आपातकाल जब इंदिरा गांधी जी ने लगाया तो उन्होंने क्या करा, सीधे राष्ट्रपति से बात की और आपातकाल की घोषणा करवा दी। परंतु अब ऐसा नहीं है। इसके बाद आपातकाल के बाद जब आपातकाल खत्म हुआ और जनता पार्टी की सरकार बनी तो संविधान में संशोधन किया गया और अंदरूनी गड़बड़ी को हटाकर वहाँ सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। मतलब कि अगर भारत में सशस्त्र विद्रोह होता है तो उसी स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। और इसके लिए भी अब
प्रधानमंत्री के कहने से आपातकाल नहीं लग सकता, बल्कि मंत्रिपरिषद को भी लिखित रूप में राष्ट्रपति को देना होगा कि आपातकाल लगाएं, तभी आपातकाल लग सकता है। इस प्रकार दूसरा आपातकाल का सबक हमारा ये होता है। तीसरा, आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हुआ। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों की कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई थी। इस प्रकार तीसरा ये हुआ कि आपातकाल के बाद कई संगठन बने और नागरिक अधिकारों के प्रति लोग ज़्यादा सचेत हुए। ये तीसरा सबक हो गया। बच्चों, इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम अपना आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।